नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे इंडिया गठबंधन की महारैली में राहुल गांधी ने फिर उठाया ईवीएम का मुद्दा। कहा राजा की जान ईवीएम में बसी हुई है। क्यों आखिरकार दोस्तों इंडिया गठबंधन की रैली से अखिलेश यादव ने बनाई दूरी? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़के उद्धव ठाकरे? कहा अब की बार भाजपा तड़ी पार। और कैसे जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन की रैली ने तोड़ दी अब तक के तमाम रिकॉर्ड। महासैलाब उमड़ कर आ गया है इंडिया गठबंधन की रैली में। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हमसे जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले बीजेपी के उड़े पर खच्चे। महारैली में जन सैलाब देखकर बीजेपी की उड़ी नींदें। आपको बताते चले दोस्तों, जन सैलाब में राहुल गांधी ने ललकार भर दी। अब तक की ये सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी और तमाम विपक्ष जो एकजुट हुआ था उसको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा महाराष्ट्र में। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि राजा की जान ईवीएम में बसी हुई है, जब तक ईवीएम है राजा है। आप राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार चुनाव आयोग पर्ची मिलाने को तैयार क्यों नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने कहा था कि भले ही आप ईवीएम से चुनाव कराओ, लेकिन पर्ची बाहर देना चाहिए। जो ईवीएम से पर्ची निकलेगी उसको बाहर दी जाए ताकि मतदाता उसे एक पेटी में डाल सके, ताकि बाद में उनकी भी काउंटिंग की जा सके। उनकी काउंटिंग होगी तो जाहिर सी बात है, पता चल जाएगा कि बीजेपी क्या घपले कर रही है, ईवीएम में क्या घोटाले हो रहा है। इसीलिए दोस्तों चुनाव आयोग ने वो बात मानने से भी इनकार कर दिया। यही कारण है जो राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री सिर्फ ईवीएम के बलबूते पर है। उन्होंने कहा देश की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो बातें करते हैं उसका असल जीवन में कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलता, देश के लिए काम भी करना पड़ता है। राहुल ने कहा एक दूसरे को एक दूसरे धर्म से लड़वा देना और हिंदू मुसलमान करके वोटों की राजनीति करना। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल अब की बार भाजपा 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार होने वाली है। दरअसल आपको बता दें चले, फिलहाल उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन की रैली में हुंकार भर दी। इंडिया गठबंधन ने हुंकार भरते हुए कहा कि फिलहाल उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब की बार बीजेपी 400 पार नहीं, बल्कि अब की बार बीजेपी को जनता तड़ी पार कराने वाली है। ये लोग तड़ी पार होंगे, इनको जनता का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। दरअसल दोस्तों, इंडिया गठबंधन की पहली रैली देखकर बीजेपी के परखच्चे उड़ गए। इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी दोस्तों। इतने रिकॉर्ड टूट गए कि ये समझ लीजिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि इस रैली में दोस्तों जन सैलाब उमड़ कर आया है। जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन की महारैली में सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। तमाम लोग हैं इसमें, किसान से लेकर मजदूर तक। आज हर कोई चाहता है कि ये सरकार बदल जाए। 10 साल में इस सरकार ने अग्निवीर योजना से लेकर तमाम मुद्दों पर उल्टे सीधे काम किए हैं। यही कारण है जो अब ये सरकार बुरी फंस चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी के लोग वो लोग हैं जो गोबर को भी हलवा कहकर परोस देते हैं। आपको बता दें चले, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ का एक पुलिंदा है जो झूठ बोलने में माहिर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों को आप पकड़ नहीं पाओगे कि कब कैसे वो झूठ बोल के चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी वादे किए सिर्फ झूठे ही हैं। ना आज तक दोस्तों दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका हक दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि हम देश से महंगाई का नामो निशान मिटा देंगे सत्ता में आकर, लेकिन 2014 के बाद से महंगाई कितनी गुना बढ़ गई है सब देख रहे हैं। यही नहीं, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मनमोहन सिंह साहब को घेरते थे प्रधानमंत्री, लेकिन आज खुद चुप बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उनको पता है दोस्तों कि आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने इस देश को घेर रखा और इसीलिए सरकार बच निकलती है इन मुद्दों से। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की चल रही है कोशिश। अब फिर केजरीवाल को नवा समन भेज दिया गया है कोर्ट के बावजूद भी। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल मेरा मामला कोर्ट में निलंबित है। अभी हाल ही में एक दिन पहले ही दोस्तों केजरीवाल को राहत दी थी कोर्ट ने, क्योंकि 8 समन के बाद जब ईडी ने 8 समन भेज दिए थे तो केजरीवाल को वहाँ बुलाया गया था पूछताछ के लिए। इसके बाद केजरीवाल जो है नहीं गए थे, तो फिर कोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
और फिर कोर्ट में पेश भी हुए थे केजरीवाल, लेकिन उनको उसके बाद राहत मिल गई थी बॉन्ड भरकर। पर अब ईडी ने दोस्तों दो दो केस में जानबूझकर भेज दिया कि एक में नहीं आएंगे केजरीवाल तो एक में तो आना ही पड़ेगा। अब पानी घोटाले में भी उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है दिल्ली जल घोटाला जो हुआ है उसमें केजरीवाल से पूछताछ करनी है। ऐसे में एक चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी चाहती है चुनाव से पहले जेल भेजना, और वो पूरी तैयारी कर रही है दोस्तों किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाए। लेकिन कहते हैं सच्चाई अपना रंग ज़रूर दिखाती है। आज बीजेपी ये कर ज़रूर रही है, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं है कि केजरीवाल पर काबिज पा लेगी दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने अच्छी खासी राहत दी थी केजरीवाल को। पर दोस्तों उसके दूसरे दिन ही ईडी ने समन भेज दिया। आप समझिए बदले की भावना। बीजेपी ने वसूली भाई बना रखा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ब्यूरो को। ये बात बार बार विपक्ष दोहरा रहा है कि बीजेपी ने इनकी जो खास करके एक वो थी दोस्तों निष्पक्षता ईडी सीबीआई की, उसको छीन लिया और इनको एक वेपन की तरह, हथियार की तरह यूज़ किया जाता है विपक्ष के ऊपर, ताकि विपक्ष को तोड़कर बिखेर दिया जाए। और आने वाले चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। इसीलिए दोस्तों राजा बौखला रहा है। राजा तोता में जान थी ना, वैसे ही राजा बौखलाने लगा। अब आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई महबूबा मुफ्ती। कहा गांधी से इनको डर लगता है, गोडसे की ये पूजा करते हैं, ये गोडसे वाले लोग हैं, गांधी वाले नहीं। दरअसल आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी के तमाम लोग गोडसे को मानते हैं, ये लोग गोडसे के भक्त हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों गोडसे को मानते हैं तो फिर गांधी की विचारधारा कहाँ से आएगी। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि देश को तोड़ना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, मुस्लिमों को हिंदुओं से लड़ाना और एक भाई को दूसरे भाई से भिड़वा देना, यही बीजेपी का काम है, क्योंकि उसको इसी के बल पर वोट मिलता है। जब तक वो धर्म की राजनीति खेलती है तब तक उसे वोट मिलते हैं दोस्तों। इसीलिए वो धर्म को बीच में हर चुनाव में लाती है। हर चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कुछ टॉपिक उठाकर, जिससे कि हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, CAA का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हों जिन पर बीजेपी को सहमति मिलती है या कहीं ना कहीं हिंदू वोट बटोरने का मौका मिल जाता है। लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसे पता है कि उनके हिंदू बच्चों के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, मुस्लिम बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये सबको पता है। आप और हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग तमाम लोग हैं जो यंग एज के हैं, ख़ास कर उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं और सही तरीके से जो है उनको एजुकेशन के बावजूद भी नौकरियां नहीं मिल पाती दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने पिछले 8 से 10 सालों में कुछ नहीं किया है। 2 बार जनता ने इनको मौका दिया, लेकिन तीसरी बार जनता उठाकर बाहर ज़रूर फेंकेगी। मुझे पूरा विश्वास है अब की बार बीजेपी दोस्तों सत्ता से बाहर जाएगी ही जाएगी, और फिर उसके बाद जब इंडिया की सरकार आएगी तो वो करेगी बीजेपी के ऊपर कार्रवाइयाँ, तब आएगा मज़ा दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी का होने वाला है बहुत जल्दी पर्दाफाश। असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल CAA के ऊपर रोक लगना बहुत ज़रूरी है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ओवैसी ने कहा कि देश का जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उन्होंने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि लोगों की एकता और ख़ास करके दोस्तों एक अनेकता के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को एक जैसा संविधान दिया, लेकिन बीजेपी CAA के दौरान जो उसने लागू किया है उसमें वो आर्टिकल 25, 21 और 14 का उल्लंघन कर रही है। यही नहीं कि यहाँ पर ओवैसी ने साफ कहा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक इस याचिका पर यानी कि CAA पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अगर DY चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है तो मैं मानूंगा कि ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी की मंशा पर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट पानी फेर देगा और ये होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस पर रोक लगनी चाहिए। आप समझिए बीजेपी इतने बड़े बड़े घोटाले कर रही है, चुनावी बॉन्ड से लेकर तो तमाम चीज़ें, और इस चीज़ पर रोक इसलिए भी लगनी चाहिए दोस्तों क्योंकि ये हमारे देश को बचाने की मुहिम है, संविधान को बचाना है, तो बीजेपी को सबक ज़रूर सिखाना है दोस्तों।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है दोस्तों यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला बोले ईवीएम हटाओ, पर्ची लेकर आओ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पूरे देश में ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम से दोस्तों प्यार बता रहा है। चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना प्यार है कि वो हटाने को तैयार नहीं है। चलिए ईवीएम मत हटाइए, लेकिन मैं कहता हूँ जो विपक्ष ने आइडिया दिया कि जो ईवीएम में दोस्तों अंदर पर्ची गिरती है और उस पर्ची को बाहर दे दिया जाए ताकि उस पर्ची को एक अलग बॉक्स में डाला जाए, इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन चुनाव आयोग बहाने ले रहा है कि फिर हमें पुराने ज़माने में पहुंच जाएंगे, पर्चियों की गिनती करना पड़ेगी, उसी ज़माने में पहुंच जाएंगे। अरे भैया 2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे और क्या होगा, निष्पक्ष तो चुनाव होगा, निष्पक्ष गिनती होगी किसको कितने वोट मिले। लेकिन दोस्तों ये जो राजीव भाटिया है, ये राजीव नाम जो है व्यक्ति चुनाव आयोग के, इन पे ही दोस्तों मुझे पूरा शक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी की मुखालफत तो ये करते ही रहते हैं, बीजेपी की तरफदारी। इससे साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, अपने भाषणों में अजीब और गरीब बयान दे जाते हैं विवादित, तब इनके ऊपर चुनाव आयोग कोई कार्रवाइयाँ नहीं करता है। लेकिन जब विपक्ष कुछ आचार संहिता का उल्लंघन कर देता है तो पूरा का पूरा चुनाव आयोग विपक्ष के ऊपर टूट पड़ता है। इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि चुनाव आयोग दूसरी पार्टी का सिंबल और नाम उठा के दूसरों को देता है जो भगोड़े होते हैं, मतलब कि असली मालिक से छीन कर, आप समझिए, नकली शिवसेना को दे दिया गया उनका सिंबल। ऐसे ही दोस्तों शरद पवार के साथ किया गया। असली शरद पवार की पार्टी एनसीपी है, लेकिन दोस्तों दिया किसको गया, दिया उसको गया जो है यहाँ पर अजीत पवार को। तो इससे साफ दिखाई देता है कि भैया क्या चल क्या रहा है देश में। जिनकी पार्टियां हैं उनसे उनके नाम सिंबल छीन कर दूसरों को दिए जा रहे हैं, और ये बात जनता देख रही है। ऐसा नहीं है कि जनता को दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री को लगता है उनके पास ताकत है, वो तमाम संस्थाओं को अपने अंडर में ले लेंगे, जिसको चाहे उसकी पार्टी का नाम छीन के दूसरी अपनी पार्टियों में लगा लेंगे, लोगों से बोलने की आज़ादी छीन लेंगे, या अगर वो बोलेंगे तो उन्हें जेलों में डाल देंगे, या अगर दोस्तों चुनाव हार रहा होंगे तो ईवीएम का सहारा लेंगे, हिंदू मुसलमान का सहारा लेंगे। उसके बाद भी अगर सामने वाला चुनाव हार जाए दोस्तों तो कितना मज़ा आएगा आप सोचिए। राजा को तो यही लगेगा कि मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी, उसके बाद भी मैं हार ही गया। और ऐसा होता है दोस्तों, इंसान को लगता है कि उसके पास ताकत है तो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी चीज़ को पलट सकता है। लेकिन इस बात को मत भूलिए दोस्तों कि जो आज से पहले राजा रजवाड़े होते थे उनके पास बहुत ताकत होती थी, उनके पास अपनी सेनाएं होती थी बड़ी बड़ी, लेकिन वो भी नेस्त तो नाबूद हो गए, वो भी इस देश से दुनिया से मिट गए। तो दोस्तों आप समझिए सरकार किस खेत की मूली है। जब ऊपर वाले ने दुनिया में जिसको भेजा उसको बुला लेता है, तो ये सरकार भी आनी है और जानी है, हमेशा रहने वाली नहीं है ये सरकार। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी बोले 56 इंच का सीना सिर्फ खोखला है, सिर्फ दिखावी है। जब चीन की बात आती है तो प्रधानमंत्री अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। जब देश में दोस्तों आप समझिए महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नौकरी देने की बात आती है और इन चीज़ों को हटाने की, तो प्रधानमंत्री पीछे भाग लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुसीबतों से भागते हैं, इसीलिए उनका 56 इंच का सीना नहीं है। राहुल ने कहा कि सिर्फ 56 इंच का सीना कहने से कुछ नहीं होता, जनता के लिए काम भी करना पड़ता है। राहुल ने कहा ये सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता बीजेपी के ख़िलाफ़ है, वो नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार फिर से दोबारा इस देश में आए। उन्होंने कहा कि इस बार मुझे जनता से पूरा भरोसा है कि जनता अपना डिसीजन सही देगी और वो नहीं चाहेगी कि कभी बीजेपी सत्ता में दोबारा आए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की महारैली से रहे दूर, तो गोदी मीडिया ने उड़ाया कि भैया अब अखिलेश है नाराज़। आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दरअसल कल अखिलेश यादव की महारैली के दिन उनको कुछ ज़रूरी मीटिंग थी उनकी, वहाँ पर वो चले गए थे, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से भेजा था एक व्यक्ति। आपको बताते चलें, हालांकि यहाँ पर 2 सवाल ज़रूर उठेंगे कि अखिलेश यादव को इस रैली में शामिल होना चाहिए था, भले ही वो नाराज़ नहीं है दोस्तों, लेकिन इस रैली में शामिल इसलिए होना चाहिए था दोस्तों क्योंकि ये सबसे पहली रैली थी इंडिया महागठबंधन की और ताकत दिखाने की। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से अखिलेश गायब रहे, इससे सवाल भी उठे। वो चाहते तो डिम्पल यादव को भेज सकते थे उनकी जगह, उनकी पत्नी को, लेकिन वो भी इस रैली में शामिल नहीं हुई, दिखाई नहीं दी। तो ये तो साबित हो जाता है कि अखिलेश यादव दोस्तों उनको इस रैली में शामिल होना चाहिए था इंडिया गठबंधन के फ़ायदे के लिए।
आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर सीट फार्मूले से पूरी बीजेपी की उड़ी नींद है। अब भाजपा को दोस्तों हराने से कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दें चले दोस्तों, एक तरफ जो है यहाँ पर बीजेपी हार की कगार पर है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के अलग ही रटले चल रहे हैं। अभी तक ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से, हालांकि वो ये कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन से उनका अलायंस है, लेकिन वो अकेले सारी बंगाल की सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। यही कारण है जो ममता बनर्जी बंगाल की 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें चले, इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी की दूरी है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये साफ किया है कि वो बंगाल में सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल इस रैली की जान बढ़ जाती है अगर ममता बनर्जी और साथ में होती तो। हालांकि कांग्रेस ने उनका पोस्टर भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन को पता है वो ममता बनर्जी अलग सलग चुनाव लड़ रही हैं, इसीलिए ममता बनर्जी का कोई लेना देना इस चुनाव से नहीं था और उनको हटा भी दिया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से CAA-NRC पर छिड़ा है विवाद। आखिरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाला है? आपको बता दें चले, अब लोगों की नज़रें सिर्फ कोर्ट पर हैं, क्योंकि कोर्ट ने इसकी सुनवाई को इजाज़त दे दी है। CAA देश के कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि देश के संविधान के ख़िलाफ़ है दोस्तों। ऐसे में CAA को रद्द होना चाहिए, तमाम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तमाम विदेशी मीडिया ने मोदी सरकार की धज्जियाँ उड़ा दी। कहा फ़िलहाल CAA मुस्लिम विरोधी कानून है, एंटी मुस्लिम विरोधी है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल CAA का मतलब ही है कि आप दूसरों को नागरिकता दे रहा हो। आप हिंदुओं को नागरिकता दोगे, आप यहाँ तक कि पारसियों को नागरिकता दोगे, तमाम जितने भी ईसाई, पारसी, जो है यहाँ पर दोस्तों, और जो है पंजाबी या फिर सिख, इन सबको दी जाएगी। जितनी भी कास्ट है सबको, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के। क्यों भाई, ऐसा क्यों? और जब पूछा जा रहा है तो गृह मंत्री अमित शाह ये तर्क दे रहे हैं कि एक जो बड़ा आबादी का जो हिस्सा है वो इसीलिए 2 हिस्सा हमारे हिस्से से चला गया था, भारत के हिस्से से, क्योंकि मुस्लिमों ने एक अलग की मांग की थी। जबकि दोस्तों मुस्लिमों ने अलग की मांग नहीं की थी, ये तो जिन्ना ने किया था। जिन्ना और माना जाता है सावरकर ने मिलकर ये रणनीति बनाई थी। कई लोगों के नाम इसमें सामने आते हैं कि जिन्ना और देश के 2 हिस्से होने में सावरकर का भी काम था दोस्तों, हाथ था। ऐसे में जब देश के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान और इंडिया, तो देश बढ़ गया। जबकि दोस्तों अगर आप समझिए एक ही देश रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पर ना कोई माइनॉरिटी में रहता ना कोई इसमें रहता, हम लोग बराबरी में रहते, समझिए, और वो चीज़ सही रहती, क्योंकि जिसको भी जिताना होता फिर जनता जिताती खुलकर। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि फ़िलहाल देश के 2 टुकड़े करने वाले लोग जो थे वो तो खुद ही नेस्त नाबूद हो गए इस दुनिया से। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़ी जो है दोस्तों प्रियंका गांधी बोली फ़िलहाल राहुल गांधी की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने देश में भारत जोड़ो यात्रा की और उसको जगह जगह से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी लोगों की मदद करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि उनके आसपास के लोग जितने भी हैं उनको मदद दी जाए, और जिन लोग को मदद की ज़रूरत होती है राहुल कभी मना नहीं करते। यही कारण है जो प्रियंका गांधी ने राहुल की जमकर तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री जी किसानों के ख़िलाफ़ हैं, प्रधानमंत्री युवाओं के ख़िलाफ़ है। अग्निवीर योजना लाकर उनको सिर्फ 5 साल के लिए फ़ौज में भेजा जाता है, सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि सब जानते हैं कि 1 साल की ट्रेनिंग में दोस्तों कुछ नहीं होता है। 1 साल की ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ महज एक मजाक की तरह है। 1 साल में कोई दोस्तों आप समझिए ट्रेनिंग लेकर अच्छे से ट्रेंड हो सकता है क्या आतंकियों से लड़ने के लिए? चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं, हो भी सकता है, मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों जो वो देश के लिए शहीद हो जाता है उसको पेंशन तक नहीं मिलेगी, सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी, परमानेंट नहीं है। एक तरीके से ये उस जॉब की तरह है दोस्तों, रेगुलर जॉब की तरह, जो थोड़े दिन के लिए तो रहती है लेकिन बाद में आपको जॉब छोड़ना ही पड़ती है। और यही कारण है जो इस पर सवाल प्रियंका गांधी ने उठाए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार बदलने का समय आ गया है, एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर वोट दो। दरअसल आपको बता दें चले अब की बार साफ कर दिया है किसान नेता राकेश टिकैत ने। टिकैत का साफ कहना है कि फ़िलहाल सरकार बदलने का समय आ चुका है और अब इस सरकार को बदलना ही होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, राकेश टिकैत बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अब पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है और गरीबों के लिए कोई काम नहीं किए जा रहा है। इसी को लेकर अब राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल इस सरकार को हटाओ
और देश बचाने का काम करो, क्योंकि इस सरकार पर दोस्तों अब किसी को भी भरोसा नहीं रहा, ना आम जनता को, ना गरीब को, ना मजदूर को। क्योंकि मुझे जो चीज़ अभी नज़र आ रही है उसमें तो यही दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं